हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक। एक बार फिर आपसे रूबरू हूं और आज हम अपने मित्रों से, अपने साथियों से चर्चा करेंगे अध्ययन की एक ऐसी पद्धति या कुछ पद्धतियों के बारे में जिन्हें समझकर या जिन्हें जानकर हम अपने अध्ययन को नए आयाम दे सकेंगे, नई दिशा दे सकेंगे। और इसके बाद मित्रों, हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी अध्ययन करेंगे, वो हमें काफी हद तक, बहुत सारा उसमें से हमें याद रह पाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है वास्तव में कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन हमें याद उसमें से बहुत कम रह पाता है, और जब हम लिखने जाते हैं तो उसमें से बहुत कम लिख पाते हैं। लेकिन हम आज जिन पद्धतियों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वो कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिन्हें समझकर आप अपने अध्ययन को नए आयाम और नई दिशाएं प्रदान कर पाएंगे और सफलता के नए आयाम आप छू पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, आज हम जिस पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं उसे संयुक्त रूप से समुराई पद्धति कहते हैं। समुराई तो आपने सुना होगा। जी हां, समुराई वही जापानी योद्धा जो एक हाथ में तलवार लिए खचाखच 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 करते रहते हैं, लंबे से बाल हैं, एक जूड़ा बांधे हुए हैं और अपने शत्रुओं को लगातार पराजित कर रहे हैं। जी हां, समुराई, SAMURAI, समुराई जापानी योद्धाओं को कहते हैं। लेकिन यहां समुराई एक्चुअली कुछ शब्दों के प्रथम अक्षरों को लेकर बनाया गया एक शब्द है जिसमें हर एक अक्षर का अलग अलग आशय है। जैसे कि समुराई का अगर हम पहला अक्षर लें एस, तो एस फॉर स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। जी हां मित्रों, कहानी। अगर हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जिसे हम कहानी के रूप में परिणत कर दें और हम कहीं ना कहीं स्वयं उस कहानी में एक पात्र बन जाए, मित्रों ये बहुत जरूरी है। कहानी में आपको स्वयं को भी एक पात्र की भूमिका निभानी पड़ेगी, और उस कहानी में जब आप स्वयं को एक पात्र बना लेंगे मित्रों, तो वो पात्र के रूप में आप पूरी कहानी को स्वयं देखेंगे। और जब आप उस पूरी कहानी को स्वयं देखेंगे तो फिर वो कहानी आपके मन मस्तिष्क पर इस प्रकार से छा जाएगी कि मैं मानता हूं कि सारी जिंदगी आप उस कहानी को नहीं भूल सकते। लेकिन ये मस्त है कि उस कहानी में आप स्वयं एक पार्ट हो। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास में माना कि हमें कलिंग युद्ध समझ में नहीं आ रहा कि कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ, और कलिंग युद्ध के बाद हमारे सम्राट अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कैसे कर लिया, क्या हुआ। तो मित्रों, वी हैव टू विजुलाइज इट। अब हमें इसे एक तरह से कहानी के रूप में देखना होगा। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे या ये करेंगे कि हमें पता है कि ये युद्ध किसके बीच में हुआ, इतना तो हमें पता है। लेकिन अब हम पूरी कहानी को विजुलाइज कर रहे हैं और हम एक पात्र के रूप में, माना कि हम मान लेते हैं कि हम सम्राट अशोक के महावत के रूप में काम कर रहे हैं। तो अब देखिएगा, दो दो राजाओं के बीच युद्ध हो रहा है। पहला राजा है सम्राट अशोक और दूसरा राजा है कलिंग के राजा कलिंगराज, या समुद्रों का राजा कलिंगराज। इनके बीच में भयानक युद्ध हो रहा है। दोनों तरफ की सेनाएं आपस में भिड़ी हुई हैं। आप सम्राट अशोक के महावत हैं, जो सम्राट अशोक स्वयं भी युद्ध क्षेत्र में हैं, और आप सामने देख रहे हैं कि कलिंग के योद्धा और जो है आपके सम्राट अशोक के योद्धा, मौर्य वंश के योद्धा आपस में भयानक लड़ाई कर रहे हैं। हजारों हजार सैनिक मारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हाथी के पीठ पर बैठे हुए, आप देख रहे हैं कि कई सैनिकों के सर कट गए हैं, कई सैनिकों के हाथ कटे हैं, कई सैनिकों के पैर कट गए हैं, कई सैनिक चीत्कार कर रहे हैं, भयानक आहें आ रही हैं, चारों तरफ खून बह रहा है। भेड़िए, सियार और गिद्ध जो है आ आके उन उन योद्धाओं को, जो घायल हैं या जो योद्धा मर गए हैं, उनके मांस के चीथड़े खा रहे हैं। युद्ध धीरे धीरे
जो सैनिक मरते जा रहे हैं। तो युद्ध धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रहा है और थोड़ी देर बाद आप वहां हाथी के माथे पर बैठे हुए, हाथी के पीठ पर बैठे हुए ये देखते हैं कि कलिंग की सेना के ज्यादातर सैनिक, लगभग 1 लाख सैनिकों के मृत शरीर वहां पड़े हुए, 1 लाख सैनिकों के मृत शरीर वहां पड़े हुए हैं और 1.5 लाख कलिंग सैनिकों को बंदी बना लिया गया है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आपके सम्राट अशोक कुछ चिंतन में लगे हैं, कुछ डूबे हुए हैं, यकायक कुछ सोचने लगे हैं। और फिर उस युद्ध क्षेत्र में एक भयानक युद्ध जिसमें 1 लाख सैनिक मारे गए, 1.5 लाख सैनिक बंदी बना लिए गए, उस युद्ध को जीतने वाले सम्राट अशोक अपनी तलवार को तिलांजलि देते दिखाई दे रहे हैं और अपने को बुद्ध की शरण में जाते दिखाई दे रहे हैं। ये सब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर आप इस ढंग से कोई कहानी विजुलाइज कर सकते हैं, अपने को एक पात्र रखकर कहानी विजुलाइज कर सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस ढंग की कहानी बनाने पर आप उस टॉपिक को जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ, तो समुराई का पहले अक्षर से बना हुआ जो शब्द था वो था स्टोरी। तो हमने सबसे पहले स्टोरी समझा। दूसरा है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। जी हाँ, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप अगर हम मिला दें धीरे धीरे तो एक्रोनिम बन जाता है। और जिस ढंग से आपको बताया था समुराई, अपने आप में जो समुराई शब्द है, यहां पे वो समुराई शब्द भी एक्रोनिम ही है, जिसमें हर एक अक्षर का अलग अलग आशय है। जैसे एस का आशय स्टोरी था, ए का आशय अपने आप में एक्रोनिम है। एक्रोनिम वास्तव में लघु रूप या संक्षिप्त रूप को कहते हैं। अगर हम बात करें समुराई के अलावा, तो सामान्यतः जिन्होंने भी स्टडी किया है 8वें 10वें तक और जिन्होंने इंग्लिश में स्टडी किया है उन्होंने विवग्योर जरूर सुना होगा, और जिन्होंने हिंदी में साइंस पढ़ा है उन्होंने बैजानीहा पीनाला जरूर सुना होगा। वास्तव में सूर्य के प्रकाश को जब किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। अब इन 7 रंगों को कैसे याद रखा जाए, तो ये एक्रोनिम सिस्टम है, जो उस एक्रोनिम सिस्टम से इन्हें हम याद रखते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं बैजानी हा पीनाला। वैसे बैगनी, नी से नीला, बैजानी, बैजा बैसे बैगनी, जा से जामुनी, बैजानी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल। ये हो गया, या विबग्योर। इस ढंग से ये 7 कलर हिंदी और इंग्लिश में याद रखे जाते हैं। मित्रों, एक्रोनिम दूसरा शब्द था एम। एम से फिर हुआ, एम का जो यहां पे अर्थ है वो है न्यूमोनिक। न्यूमोनिक का मतलब होता है स्मृति सहायक। न्यूमोनिक स्मृति सहायक। एक्चुअली ये एम से शब्द शुरू होता है। जो न्यूमोनिक में पढ़ रहा हूं वो MNU न्यूमोनिक होता है, और ये न्यूमोनिक का हिंदी में अर्थ होता है स्मृति सहायक। वो सभी प्रकार के तरीके जिनसे हम अपनी स्मृति में किसी चीज को बनाए रख सकते हैं उन्हें हम स्मृति सहायक कहते हैं। अब ये क्या तरीके हो सकते हैं? ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये कोई गाना हो सकता है, ये कोई चौपाई हो सकता है, ये कोई चित्र हो सकता है। ये जो बताए गए हैं वो 9 तरह के तरीके होते हैं। संगीत हो सकता है, ये शब्द हो सकते हैं, कोई नमूना हो सकता है, कोई नोट हो सकता है, कोई छंद हो सकता है। किसी भी तरीके से जब हम किसी बात को या किसी तथ्य को याद रखने का तरीका अपनाते हैं, सो दैट्स कॉल्ड न्यूमोनिक। अब देखिएगा, हम आपको एक इसमें बताते हैं कि किस ढंग से याद रखा जाता है। अब हमें ग्रहों के नाम याद रखने हैं। इंग्लिश में हमें ग्रहों के नाम याद रखने हैं, तो एक हमने सेंटेंस बनाया। हमें यूं याद नहीं हो रहे थे कि क्या क्रम है सूर्य से और सूर्य के पास से लेके सूर्य के दूर तक जो हमारे ग्रह हैं उनका सही क्रम क्या है।
तो उसमें एक सेंटेंस बना लिया, उसमें सेंटेंस बनाया है, माय वेरी एनर्जेटिक मदर, माय वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, माय वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल। तो पहला शब्द क्या है, माय, माय का मतलब एम, एम फॉर मरकरी। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, वो बुध है, तो एम फॉर मरकरी। वेरी, वेरी मतलब वीनस, वी से वीनस, तो बुध शुक्र। फिर एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, ई फॉर एनर्जेटिक एंड ई फॉर अर्थ, माय वेरी एनर्जेटिक, ई फॉर अर्थ, तो बुध शुक्र पृथ्वी। एनर्जेटिक मदर, फिर से मदर आया, माय वेरी एनर्जेटिक मदर। अब जो एम है वो मार्स मतलब मंगल, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। मंगल के बाद फिर उन्होंने कहा माय वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट, जस्ट फॉर जे, एंड जे फॉर जुपिटर मतलब बृहस्पति। तो अब जो चौथे नंबर पे आया है, पांचवें नंबर पे जो आया है वो है जुपिटर, जस्ट सर्व, सर्व फॉर एस फॉर सर्व एंड एस फॉर सैटर्न। तो उसके बाद आता है शनि, जस्ट सर्व अस, अस फॉर यू फॉर अस एंड यू फॉर यूरेनस। तो उसके बाद यूरेनस आता है, और नूडल्स, एन फॉर नूडल्स एंड एन फॉर नेपच्यून। तो इस ढंग से हमने ये याद कर लिया। कैसे याद किया, माय वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस ढंग से यह भी एक तरीका हो सकता है, या हम, आप लोगों ने देखा होगा एक तरीका यह है कि महीनों में कितने दिन होते हैं, हम ये हमारे पास याद रखने का बहुत पुराना तरीका है मित्रों, और हमें यह सिखाया गया था गांव में। हमारे माँ बाप, मुझे लगता है आपके माँ और पिता ने, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया होगा। हमें यह सिखाया गया था कि अपनी दोनों मुट्ठियां ऐसे कर लो, और दोनों मुट्ठियां जब हमने ऐसी कर ली तो हम इस तरफ से शुरू करेंगे, तो जो ऊंची जगह होगी वो 31 दिन का होगा, और जो नीचे जाएगा वो अदर्स डे का होगा। तो देखिएगा यहां से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले 31 जनवरी, फरवरी नीचे चला गया, मार्च 31, अप्रैल नीचे चला गया, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31, जून नीचे चला गया, जुलाई 31। इस ढंग से जो ऊंचे ऊंचे जो हैं वो सब 31 के होते हैं, और जो 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 गड्ढे हैं वो 31 के नहीं होते। तो एक तरीका न्यूमेरिक का एक तरीका हमारा ये भी था कि हम किस ढंग से महीनों में कितने दिन होते हैं ये याद रखेंगे। ये भी एक न्यूमोनिक तरीका था, या फिर हम एक तरीका और चित्रों से याद रख लेते हैं। जैसे जिसने भी थोड़ा सा भी साइंस पढ़ा होगा उसे पता होगा कि एक चप्पल जैसा जीव होता है, वो जो अमीबा के बाद हम जैसे पढ़ते हैं, एक कोष की होता है, वो उसकी आकृति बिल्कुल चप्पल जैसी होती है, तो उसे हम केवल ऐसे ही याद करते हैं कि वो चप्पल जैसा होता है। अब मैं बार बार चप्पल जैसा कह रहा हूं, एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के याद में आ गया कि वो चप्पल जैसा जीव कैसा कौन सा होता है। अब हम उस जीव के बारे में ज्यादा नहीं बता, लेकिन हमें यह पता है कि उसकी आकृति चप्पल जैसी होती है, और वो जीव होता है पैरामेसियम। जी हाँ, पैरामीशियम। तो देखिए उसे केवल एक आकृति के कारण हमने याद कर लिया, या फिर हमने ये महीनों के केवल इसलिए याद करे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस ढंग से। तो ये जो है नेमोनिक सिस्टम होता है चीजों को याद रखने का। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं एस स्टोरी, ए फॉर एक्रोनिम, एम फॉर निमोनिक। अब जो है एम के बाद यू है वो साइलेंट है, उसके बाद आर है, आर का मतलब है रिलेट करना, किसी वस्तु को किसी चीज से जोड़ना, किसी तथ्य को या किसी ज्ञान को जानते हैं अगर, तो उसी ढंग की अगर कोई घटना होती है तो हम उससे जोड़ देते हैं कि चूंकि वो ऐसा था इसलिए ये ऐसा होगा। आर के बाद ए और आई है समुराय का, वो भी साइलेंट है। ए एंड आई आर साइलेंट, यू आर साइलेंट, आर फॉर रिलेशंस,
हम जोड़ते हैं कि रिलेटिंग कैसे करेंगे। जैसे हम एक बहुत छोटी सी बात लेते हैं कि हमारे ज्यादातर साथियों ने ये तो देखा ही होगा कि पंछी कैसे उड़ता है। पंछी जब उड़ता है तो अपने दोनों हाथ ये ऐसे करके उड़ता है, ये ठीक है। तो जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज के बारे में सोचा होगा, तो आप देखिएगा कि दो विंग्स हर एक पक्षी के होते हैं, उनसे उड़ते हैं पक्षी, ऐसे विंग्स रहते हैं पक्षियों के, और सेम विंग्स जो है आपके हवाई जहाज के होते हैं, या प्लेन के भी सेम विंग्स होते हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि चूंकि पक्षी ऐसे उड़ते थे, इसलिए प्लेन के पंख भी ऐसे बनाए गए। या हम इस बात पे भी जा सकते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा साइंस बायो पढ़ा है, तो हमें पता है कि हमारी जो पत्तियां हैं, पेड़ों की जो पत्तियां हैं या जो लीव्स हैं, उनका रंग हरा किस कारण होता है? जी हाँ, आपको पता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? आप सब जानते हैं कि पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। जी हाँ, लेकिन क्या कभी आपने हरे रंग का आलू देखा है, या कभी आपने हरे रंग की मूली देखी है? हाँ, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कई आलू ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आधे हरे होते हैं और आधे व्हाइट कलर के होते हैं। ऐसे आपको कई मूली मिल जाएंगी जो जड़ में नीचे की तरफ तो व्हाइट होती हैं, लेकिन ऊपर की तरफ हरी हो जाती हैं। तो जो लोग ये जानते हैं कि पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, वो ये भी जानते हैं कि अगर आलू का तना ऊपर की तरफ आ जाता है और वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, तो वो आलू जितना जमीन से ऊपर रहता है, मृदा से ऊपर रहता है आलू जितना, उतना वो हरा हो जाता है। वो हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो भी क्लोरोफिल बनाने लगता है और उस आलू का रंग हरा हो जाता है। और इसी कारण मित्रों, मूली का रंग भी हरा हो जाता है। मूली के रंग के हरे होने का कारण भी यही है कि जो मूली जमीन से ऊपर आ जाती है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाती है, वो मूली का कलर भी क्लोरोफिल के कारण हरा हो जाता है। तो मित्रों, ये हुआ रिलेटिंग। हम रिलेट कर रहे हैं कि चूंकि पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी हैं, इसलिए जो मूली या जो आलू ग्रीन कलर का हो गया है, वो भी क्लोरोफिल के कारण ही ग्रीन हुआ है। तो मित्रों, समुराई, जिस ढंग से समुराई अपनी तलवार से अपने शत्रुओं को काटता जाता है, मैं ये चाहता हूं कि इसी प्रकार से समुराई फॉर्मूले से आप समुराई के ज्ञान से, यह जो हमने आपको बताया है, एस फॉर स्टोरी, ए फॉर एक्रोनिम, एम फॉर निमोनिक्स एंड आर फॉर रिलेटिंग से, ये चार चीजों से आप भी अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे और अज्ञान के अंधकार को काटते जाएंगे। तो मित्रों, मैं मानता हूं कि अगर आपने इन फॉर्मूलों का उपयोग अपने अध्ययन में किया, तो निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे और आप किसी भी कंपटीशन या अन्य किसी भी एग्जाम में, अन्य किसी भी परीक्षा में अच्छे अंकों से क्वालिफाई करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।